हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। और ये मेरा थर्ड चैप्टर का थर्ड वीडियो है। मेरी पूरी कोशिश हर वीडियो में होती है कि आपको बोर्ड लेवल की पूरी स्टडी मिले और साथ में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिलती रहे। तो चलिए थर्ड लेक्चर शुरू करते हैं। और अगर आपने पहले के 2 लेक्चर्स अभी नहीं देखे हैं तो उनको भी मेरी वीडियो से देख लीजिए, सो दैट आपको पूरा एडवांटेजेस थर्ड वीडियो का मिल सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स ऑन विच ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन। हमने देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। जब तक एक कंडक्टिंग मेटेरियल के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की जाती तब तक उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का मोशन रैंडम डायरेक्शन में होता है और करंट नेट जीरो होता है। लेकिन जैसे ही हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी से चलने लगते हैं, जिसे कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमने एक फार्मूला बनाया था, वी डी इक्वल्स टू ई अपॉन एम इंटू टाउ। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड और टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और हम ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती है, दिस इज इक्वल टू वी अपॉन एल। तो हम चाहे तो ई की जगह वी अपॉन एल भी लिख सकते हैं और इस साथ में एक नया फार्मूला ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। और स्टूडेंट्स, ये भी हमने डेरिवेशन पिछली क्लास में किया था, इलेक्ट्रिक करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। एन तो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिनका ऑर्डर 10 की पावर 29 रहता है। ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। और यहाँ से अगर मैं ड्रिफ्ट स्पीड को अलग करूँ तो ये निकल कर आती है आई अपॉन एन ई ए। अब स्टूडेंट्स, इन दो फार्मूलों को ध्यान में रखते हुए हम डिस्कस करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो देखिए, हम एक गिवन कंडक्टर के केस में हम ये डिस्कस करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। अब हमने एक कंडक्टर ले लिया। सपोज जो कंडक्टर मैंने लिया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख रहा वेरी कर रहा है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, कंडक्टर जो हम ले उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी भी ना करे, कांस्टेंट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ले लें, लाइक दिस सिलेंड्रिकल। यहाँ पर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन हमने फिक्स कर दिया है। करंट इसमें भी इसी डायरेक्शन में, इसमें भी करंट इसी डायरेक्शन में है। तो जब हम ये बोलते हैं कि भाई फॉर ए गिवन कंडक्टर, तो ऐसा कह के हमने उसमें करंट तो कर दिया कांस्टेंट, कंडक्टिंग मटेरियल की लेंथ भी कांस्टेंट है। और क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल जो कंडक्टर है उसका मटेरियल भी फिक्स है, कांस्टेंट है, एन जो होता है वो मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करता है, तो एन भी कांस्टेंट हो गया। तो ये कहते हुए कि फॉर ए गिवन कंडक्टर हमने आई एल एन ये तीनों हमने कांस्टेंट कर दिए। ठीक है, अब देखते हैं कि इन दो फार्मूलों की हेल्प से कि ड्रिफ्ट स्पीड किन किन पे डिपेंड करती होगी। तो एक तो डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। आप देख सकते हो ड्रिफ्ट स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप कह सकते हो v, क्योंकि l तो फिक्स है इसका, तो e के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर 2, सेकंड फैक्टर्स हम देखें तो ड्रिफ्ट स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, क्योंकि I तो कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है और e भी कांस्टेंट है। तो ड्रिफ्ट स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए को हम एक प्रकार से शेप भी कहेंगे, कैसे भी डिस्कस करते हैं। और तीसरा फैक्टर है ड्रिफ्ट स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो एक एक करके तीनों फैक्टर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ना 2 एग्जाम्पल लिए हैं। ये हमारे पास जो कंडक्टर है आप देख रहे हो, इसका जो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है वो वेरी कर रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन काफी कम है, ए स्मॉल, जबकि इस हिस्से का जो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है वो काफी ज्यादा है। अब आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो तो इस प्रकार से चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी उतनी यहाँ से भी निकलेंगी। और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोजली स्पेस्ड होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा दूर दूर हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है।
और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा है तो ड्रिफ्ट स्पीड भी ज़्यादा है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है इस क्रॉस सेक्शन पर तो ड्रिफ्ट स्पीड भी कम है। और ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन भी कम है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ही फ्रॉम दिस रिलेशन। तो जहां पर ए कम है वहां ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा है, जहां पर ए ज्यादा है वहां पे ड्रिफ्ट स्पीड कम है। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन को हम ये भी कह सकते हैं शेप ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। शेप से मेरा मतलब ये है कि जहां पर एरिया कम होगा वहां पे ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी, जहां पर एरिया ज्यादा होगा क्रॉस सेक्शन का वहां ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगी। अब तीसरा फैक्टर है ड्रिफ्ट स्पीड डिपेंड कर रही है टाउ पर भी, रिलैक्सेशन टाइम पर भी। रिलैक्सेशन टाइम ये फिर से दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो ये मटेरियल का करैक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग मटेरियल के लिए टाउ की वैल्यू अलग अलग होती है, और टाउ एक गिवन मटेरियल का टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अब जैसे कि मान लो मेरे पास जो मटेरियल है उसमें एन की वैल्यू ज्यादा है, मतलब दो डिफरेंट मटेरियल्स को कंपेयर करें भी, एक में एन कम है एक में एन ज्यादा है। तो जिस मटेरियल में एन ज्यादा रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जल्दी जल्दी मेटालिक आयन से या मेटालिक एटम से कोलाइड करेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और दो कोलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम जिसको बोलते हैं टाउ वो घट जाएगा। तो टाउ कम हो जाएगा, यदि एन ज्यादा होगा टाउ कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट स्पीड भी कम हो जाएगी। लेकिन जिस मटेरियल में एन कम है, एन कम है तो इस एन कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों की जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी वो कम रहेगी, इलेक्ट्रॉन इतना फ्रीक्वेंटली कोलाइड नहीं करेंगे, और दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा उस केस में, और ड्रिफ्ट स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा टाउ डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। यदि मान लो हमने इसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा दिया, यदि इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिली, और इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी पाके, ठीक है, जल्दी जल्दी पॉजिटिव मेटल एटम से, पॉजिटिव मेटल आयन से या एटम से कोलाइड करेंगे, और दो कोलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल कम हो जाएगा, टाउ कम हो जाएगा, ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगी। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने से एक तो इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ गई, सो दैट वो जल्दी कोलाइड करेंगे। मोरओवर टेम्परेचर बढ़ने से जो मेटल एटम थे या जो मेटल आयन थे, अब वो भी जो है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट जो उनके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड था वो भी बढ़ जाएगा। जब उनके ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अब उनसे जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, और दो कोलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल दैट इज टाउ कम हो जाएगा, टाउ कम हो जाएगा, ड्रिफ्ट स्पीड घट जाएगी। तो ये जो हमने फैक्टर्स डिस्कस किए हैं ये गिवन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए डिस्कस किए हैं, लेकिन अगर हमें दो अलग अलग कंडक्टर्स के केस में डिस्कस करना हो तो फिर वहां पे हमें काफी सारे, ठीक है, कॉम्बिनेशंस को लेके फिर रिजल्ट में डिस्कस करना होता है। अब जैसे कि स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन सेम है, यहाँ भी सेम है, ए इधर सेम, ठीक है, जो एरिया यहाँ पर है वही एरिया यहाँ पर भी है, दोनों जगह एरिया सेम है, तो ड्रिफ्ट स्पीड भी दोनों जगह सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों क्रॉस सेक्शन पर सेम होगी, ठीक है। बट जहां पर एरिया कम हो जाता है वहां ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा, और जहां पर एरिया ज्यादा वहां ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाती है, तो शेप पर भी डिपेंड करेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक बात और क्लियर कर दूं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। लेकिन एक बात ध्यान में रख के चलिए, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट तो कर रहे हैं बट साथ साथ वो कोलाइड भी कर रहे हैं, कोलिजन अभी भी उनका नहीं रुका है, कोलिजन अभी भी उनका चल ही रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स लगातार कोलाइड भी कर रहे हैं मेटल आयन से या मेटल एटम से, और साथ साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट भी हो रहे हैं। ये बिल्कुल वैसी बात मान के चलिए जैसे कि फुटबॉल प्ले ग्राउंड में, ठीक है, फुटबॉल जो होती है वो रैंडम डायरेक्शंस में भी जा रही है, एक प्लेयर फुटबॉल को वहां भेज देता है, दूसरा वहां भेज देता है,
तो फुटबॉल जो है वो रैंडम डायरेक्शंस में भी जा रही है, लेकिन साथ साथ फुटबॉल गोल की तरफ भी आगे बढ़ रही है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है कॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का क्या रीजन है स्टूडेंट? इस इंस्टेंटेनियस करंट का क्या मतलब हुआ, मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाता हूं, समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक सर्किट है और इस सर्किट में मैंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया और ये सेल या बैटरी मैंने सर्किट में लगा दी और यहाँ पर की है। अभी इस सर्किट को मैंने क्लोज नहीं किया, बल्ब अभी हमारा ऑफ है। जैसे मैं सर्किट क्लोज करूंगा, की को क्लोज करूंगा, बल्ब लाइट्स अप इंस्टेंटली। बल्ब ठीक उसी समय स्विच को क्लोज करते ही बल्ब भी लाइट हो जाएगा। तो हमने कहा भी हमको इंस्टेंटेनियस करंट मिला। जैसे हमने सर्किट का स्विच ऑन किया, बल्ब एकदम से जो है लाइट अप कर जाएगा। जबकि हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के मोशन से इसमें जो करंट है, और इलेक्ट्रॉन तो ड्रिफ्ट स्पीड से चलते हैं, जबकि ड्रिफ्ट स्पीड का ऑर्डर तो बेटा 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड से 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। तो इतनी स्मॉल ड्रिफ्ट वेलोसिटी होने के बावजूद भी बल्ब कैसे इंस्टेंटली ऑन हो गया? और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी स्मॉल है तो यकीन मान के चलिए कि 1 मीटर का भी डिस्टेंस ट्रेवल करने में इलेक्ट्रॉनों को कई मिनट लग जाएंगे। बट हम तो देखते कुछ और ही हैं कि जैसे सर्किट को हमने क्लोज किया, बल्ब लाइट्स अप इंस्टेंटली। तो हम इसका रीजन देखें। इसका रीजन ये है बेटा कि पूरे सर्किट में हर पॉइंट पर, हर सेक्शन पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, जिनको मैं डॉट्स के रूप में आपको दिखा रहा हूं। ये पूरे सर्किट में फैले होते हैं। अब जैसे हमने स्विच क्लोज किया, सर्किट को क्लोज किया, तो आपको पता है सर्किट क्लोज करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे सर्किट में लाइट की स्पीड से फैल जाएगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से फैल गई तो जो भी इलेक्ट्रॉन जिस जगह पड़ा है सर्किट में, यूं कह सकते हो कि सर्किट के हर पोर्शन पर जहां पर भी इलेक्ट्रॉन है उस पर एकदम से इंस्टेंटेनियसली फोर्स लगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो सर्किट में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉनों का मोशन शुरू हो गया एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट। और एकदम से यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो फिर से एक बार, जैसे सर्किट आप क्लोज करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से सर्किट के हर क्रॉस सेक्शन पर, सर्किट के हर हिस्से पर, हर पार्ट पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ठीक उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एक फोर्स लगेगा और उसमें इंस्टेंटली ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगी और हमको एकदम से करंट मिल जाएगा। मतलब इस बल्ब को इस बात की इंतजार नहीं करनी कि यहाँ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन चले और मेरे पास पहुंचे तब ये बल्ब ऑन होगा, ऐसा नहीं है। हर जगह इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, जरूरत है बस उनकी ड्रिफ्टिंग की। जो इलेक्ट्रिक और स्विच जो कि इलेक्ट्रिक पैदा होते ही इनकी ड्रिफ्टिंग का रीजन बन जाती है और पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का हलचल शुरू, पूरे सर्किट में करंट शुरू। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है करंट थ्रू ए कंडक्टर ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। अब हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि मेरे पास एक कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है। यहाँ पर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन काफी कम दिखाया मैंने, यहाँ पर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मैंने ज्यादा रखा है। लेकिन आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, हर क्रॉस सेक्शन से सेम अमाउंट चार्ज का सेम टाइम में निकलेगा। जितना चार्ज डेल्टा क्यू यहाँ से डेल्टा टी टाइम में निकलेगा, उतना ही चार्ज इस वाले क्रॉस सेक्शन में भी सेम टाइम में निकलेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे नहीं करेगा। हम सोच सकते हैं जितना चार्ज यहाँ से आएगा उतना ही चार्ज यहाँ से निकल कर जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से चार्ज आ रहा है कम
और यहाँ से जा रहा है ज़्यादा। एक्स्ट्रा चार्ज बीच रास्ते में कहीं पैदा होने का कोई सोर्स नहीं है, और ये भी नहीं हो सकता कि यहाँ से चार्ज आए ज़्यादा और यहाँ से निकले कम, तो क्या चार्ज की वेस्टेज हो रही है? बट चार्ज तो कंजर्व रहता है। तो हर क्रॉस सेक्शन से एक गिवन टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, जिसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, बट करंट हर क्रॉस सेक्शन में सेम रहेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ध्यान में रखते हुए अब हम इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन की बात करेंगे। देखिए, जब मेरे पास एक, मान लीजिए कि मेरे पास एक सर्किट है, जैसे कि सर्किट मैंने आपको दिखाया, इस सर्किट में जैसे मैंने इस स्विच को क्लोज किया, मैं क्या देखता हूं कि इस सर्किट में पॉजिटिव आयंस भी हैं और इसमें सपोज इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, दोनों ही मोशन में सेट हो गए। तो इलेक्ट्रॉन तो आपको पता भी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो इस तरफ होगा, और जो इस सर्किट के पॉजिटिव आयन है वो इधर जाएगा। तो मुझे कंफ्यूजन हुआ कि भी करंट का डायरेक्शन क्या माना जाए। तो करंट के डायरेक्शन क्या हो, इसके लिए 1820 में एम्पियर ने एक साइन कन्वेंशन हमको दी कि भी एक सर्किट में करंट का डायरेक्शन क्या माना जाएगा। इसके लिए एम्पियर ने 1820 में एक कन्वेंशन दी। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, करंट का डायरेक्शन वो माना जाएगा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, बस यही जो है करंट का डायरेक्शन माना जाएगा। और इस वाले करंट को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। वो करंट जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में है उसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, या अपोजिट टू दैट ऑफ नेगेटिव चार्ज, या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द नेगेटिव चार्ज, या नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट। मतलब नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, बट इस नेगेटिव चार्ज की फ्लो की वजह से भी करंट तो बेटा इधर ही माना जाएगा, और इसका तो करंट डायरेक्शन है ये, तो दोनों ही करंट को कंट्रीब्यूट करेंगे। ये भी करंट को इसी डायरेक्शन में, ये भी करंट को इसी डायरेक्शन में, दोनों ही करंट को कंट्रीब्यूट करेंगे। ये मत सोचिएगा कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के करंट को कैंसिल करेंगे। नो, ये भी करंट को कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी करंट को कंट्रीब्यूट करेगा, तब जाके टोटल करंट आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज और, इलेक्ट्रॉनों के मोशन से जो करंट बनता है उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनों के मोशन से जो करंट बनता है उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कह देते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन है ये वाला जिधर वो फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, जबकि मैंने कहा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है ये। तो आपको ये मालूम हो कि इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट के अपोजिट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। ये रेजिस्टेंस के बारे में आप काफी लंबे समय से पढ़ते आ रहे हो। तो रेजिस्टेंस क्या भी, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आप एक कंडक्टिंग मटेरियल के अक्रॉस किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ को लगाते हो, तो लगाते ही उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है और वो सर्किट में उपस्थित चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा के उनको मोशन में सेट कर देती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स की बात मैं करूं तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा और वो उनके फोर्स से उनमें एक्सेलरेशन पैदा होगा और वो इंक्रीज वेलोसिटी से आगे भागेंगे। बट जैसे वो आगे भागेंगे पॉजिटिव मेटल आयन से एटम से कोलाइड करेंगे तो हम कहेंगे भी इलेक्ट्रॉनों के मोशन का अपोज किया जा रहा है। तो कोई भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल अपने थ्रू फ्लो करने वाले चार्ज का कितना अपोज करेगा, वही उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है। तो इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल अपने थ्रू चार्ज फ्लो का जो अपोज करेगा वो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है।
जैसे कि लिक्विड कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो लिक्विड कंडक्टर्स में जैसे ही हम दो इलेक्ट्रोड के बीच में हम एक बैटरी लगाते हैं तो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस का मोशन शुरू हो जाता है, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है वो ऑलरेडी प्रेजेंट दूसरे आयन से कोलाइड करते हुए चलेंगे, और यही कोलिजन तो क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भी अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर, जिसको क्या ओम्स लॉ कहते हो। चलिए अभी मैं इसको ओम्स लॉ कह रहा हूं, ठीक है। तो फ्रॉम दिस रिलेशन, जिसको क्या आप लोग ओम्स लॉ कहते हो, इस रिलेशन V इक्वल्स टू आई आर से हम देखें तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर का फॉर्मूला V अपॉन आई निकल आया। तुम डिफाइन कर सकते हैं भी एक कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है, दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल अप्लाइड टू द करंट फ्लोइंग। ठीक है, ये कंडक्टिंग मटेरियल की रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कि भी उसकी दो एंड के अक्रॉस कितना वोल्टेज अप्लाई किया डिवाइडेड बाय द करंट फ्लोइंग। स्टूडेंट्स अब हम बात करें कि जो V इक्वल्स टू आई आर है, ये ओम्स लॉ की स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इसको जस्ट हम एक फॉर्मूले के रूप में यूज करते हैं। और वो फॉर्मूला के किस फॉर्मूले के रूप में कि आपके पास कोई भी सर्किट हो, किसी भी सर्किट में किसी भी टाइम पर आपको सर्किट की रेजिस्टेंस निकालनी हो, तो रेजिस्टेंस निकालने में इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, बेशक वो सर्किट ओम्स लॉ को ओबे करता हो या ओम्स लॉ को ओबे ना करता हो। मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी ओम्स लॉ के बारे में कि भी कौन से सर्किट ऐसे हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं और कौन से सर्किट ऐसे हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। बट ये वाला रिलेशन V इक्वल्स टू आई आर हर सर्किट के द्वारा ओबे किया जाता है, चाहे वो ओम्स लॉ को ओबे करे या ओबे ना करे, और इसका इस्तेमाल करके हम एक सर्किट की किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर रेजिस्टेंस को निकालते हैं। फिर आप कहोगे सर फिर ओम्स लॉ क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ तो मैं जस्ट इतना बता दूं कि ओम्स लॉ की एसेंशियल कंडीशन क्या है। हम कब कहेंगे भी एक सर्किट ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। मान लीजिए कि मेरे पास एक सर्किट है और उस सर्किट में मैं करंट आई और वोल्टेज अप्लाइड के बीच में ग्राफ खींचता हूं और वो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है, तो ऐसा सर्किट जिसमें V और I के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, बस वही सर्किट को कहा जाएगा कि वो ओम्स लॉ को भी करता है। अगर मैं आपसे कहूं भी इस ग्राफ का जो स्लोप है थीटा, ये एंगल थीटा ले लिया, तो ग्राफ का स्लोप तो आपको पता है टेन थीटा, तो टेन थीटा किस में क्या बनेगा, दिस V अपॉन आई इक्वल्स टू V अपॉन आई। और V अपॉन आई क्या चीज है, रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम इसका टेन थीटा निकालें V अपॉन आई, और टेन थीटा क्या है, टेन थीटा है V अपॉन आई, दैट इज रेजिस्टेंस। तो इसका ना पूरे ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट का मतलब यह है कि जिस सर्किट के लिए ग्राफ हमने ड्रॉ किया है उस सर्किट की रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, और ये जो रेजिस्टेंस है इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि आपने उस सर्किट में जो वोल्टेज लगाई है उसका मैग्नीट्यूड कितना है या उसकी पोलैरिटी कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मान लो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक सर्किट के रूप में इलेक्ट्रिक बल्ब लिया मैंने, और ये एक सर्किट जैसे मैंने बनाया। अब मैं यहाँ पे वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा, ये वेरिएबल वोल्टेज का सोर्स है, वोल्टेज को इंक्रीज करता रहूंगा, करंट को नोट करता रहूंगा, एक ग्राफ खींचूंगा। फिर मैंने क्या किया, वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज कर दी। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब है कि नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव बना दिया, लाइक दिस, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। पोलैरिटी चेंज कर दी वोल्टेज की, बट वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करने के बावजूद भी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहेगा। तो वो सारे सर्किट्स, जिन सर्किट्स में V और I के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब जिन सर्किट की रेजिस्टेंस कांस्टेंट है वो अप्लाइड वोल्टेज V के मैग्नीट्यूड पर या उसकी पोलैरिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब ऐसे सर्किट की जो रेजिस्टेंस होती है वो I या V पर डिपेंड नहीं करती। बस ऐसे सर्किट्स को हम बोलते हैं ये ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की हम यूनिट की बात कर लें तो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो है ओम, सिंबल इसका ओमेगा, और 1 ओमेगा बराबर किसके होता है या 1 ओम किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। फ्रॉम दिस रिलेशन R इक्वल्स टू
V अपॉन I से 1 वोल्ट पर एम्पियर। हम कहेंगे भी एक सर्किट की रेजिस्टेंस 1 ओम है, जब उसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बनाने से उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, तो उसकी रेजिस्टेंस को 1 ओम बोल देंगे। अब हम देखेंगे कि एक मेटालिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स रिमेंबर, हम मेटालिक कंडक्टर की स्टडी कर रहे हैं, जो भी स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक मेटालिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। फैक्टर नंबर 1, नेचर ऑफ द मेटेरियल, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो नेचर ऑफ द मेटेरियल पर। डायमेंशंस, मतलब आपने जो मटेरियल लिया उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कितना है, तो एक डायमेंशंस पे डिपेंड करेगी। मटेरियल की नेचर से मैंने कॉपर ही लिया और कॉपर की 2 वायर ली, दोनों की लेंथ अलग अलग है, तो डायमेंशंस अलग अलग हो, भले ही मटेरियल सेम हो तो रेजिस्टेंस भी अलग होंगे। ठीक है, अगर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अलग अलग कर दूंगा, मटेरियल सेम रखूं, लेंथ को सेम रखूं, तो भी जो रेजिस्टेंस अलग होगी। तो नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करेगा, डायमेंशंस पर डिपेंड करेगा, और मटेरियल के टेम्परेचर पर और प्रेशर पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक मेटालिक कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो वोल्टेज अप्लाइड या करंट पे डिपेंड नहीं करेगी, जैसे कि मैं पहले कह रहा हूं, वो उसकी फिक्स होती है, प्रोवाइडेड, लेकिन एक शर्त है कि अप्लाइड वोल्टेज या करंट ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अप्लाइड वोल्टेज या अगर करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती। अब हम रेजिस्टेंस का कारण, रेजिस्टेंस का कारण मैंने आपको बताया था अभी कि जैसे एक सर्किट में हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर एक फोर्स लगता है, उनका मोशन एक्सेलरेटेड होता है और वो इंक्रीज्ड स्पीड से कंडक्टर में भागते हैं। जैसे वो आगे भागते हैं वो पॉजिटिव मेटल आयंस या मेटल एटम से टकरा जाते हैं और यही कोलिजन उनकी रेजिस्टेंस का कारण है। तो रेजिस्टेंस का कारण क्या है? कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स या आयंस ऑफ द कंडक्टर। और स्टूडेंट्स, ये कोलिजन्स, ठीक है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? हम समझ सकते हैं कि ये कोलिजन है ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मेटल पर। नेचर ऑफ द मेटल पर क्यों डिपेंड करेगा? वो इसलिए कि भी अलग अलग मेटेरियल्स में जो एटम्स या आयंस का जो अरेंजमेंट होता है अलग अलग होता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस और एटम्स इन द मटेरियल। मटेरियल से मतलब कंडक्टिंग मटेरियल, क्योंकि अलग अलग मटेरियल में एटम्स का या आयंस का अरेंजमेंट अलग अलग रहेगा और उसी अरेंजमेंट के हिसाब से उसमें कोलिजन की फ्रीक्वेंसी वो डिसाइड की जाती है। तो रेजिस्टेंस जो होती है वो अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव आयंस या एटम्स पर डिपेंड करेगी जो मटेरियल के अंदर होगी। ठीक है, जिसको हमने कहा था ना नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल का मतलब यही है कि एटम्स का अरेंजमेंट उसमें कैसे है। इसके अलावा लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, एरिया पर भी, लेकिन ये वोल्टेज या करंट से इंडिपेंडेंट है। स्टूडेंट, अब हम देखें टर्म की रेजिस्टर क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय ए रेजिस्टर? एनी कंडक्टर offering some resistance in the circuit, बस उसी को रेजिस्टर बोल देते हैं। कोई भी कंडक्टर जो कि सर्किट में उसको लगाए और वहां पे वो कुछ रेजिस्टेंस को ऑफर करे, मतलब ये कह सकते हो कि एक कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर, एक कंडक्टर हुज जिसका काम ही रेजिस्टेंस बनाना है, हुज फंक्शन इज टू प्रोवाइड some resistance in the circuit, आप ये मत सोचिएगा कि जो रेजिस्टर होता है वो तो करंट को बिल्कुल फ्लो नहीं करने देगा, बल्कि रेजिस्टर तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है। तो कोई भी कंडक्टर जिसका काम सर्किट में जाके कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है
वो जो है उसी को रेजिस्टर बोल देते हैं। और ये रेजिस्टेंस इसकी फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, सर्किट के अंदर अप्लाइड वोल्टेज या करंट पर डिपेंड नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल मार्केट में जाऊं और मैंने कहा भाई मुझे 500 ओम का रेजिस्टर दे दो या 5000 ओम का रेजिस्टर दे दो, तो बेटा अगर मैं 5000 ओम का रेजिस्टर लाऊंगा, चाहे मैं उसको किसी भी सर्किट में लगाऊं, चाहे उसकी वोल्टेज कम हो चाहे उसकी वोल्टेज ज्यादा हो, उसकी रेजिस्टेंस 5000 ओम ही रहेगी। फिर रेजिस्टेंस का या रेजिस्टर का सिंबल क्या होता है? सिंबल रेजिस्टेंस या रेजिस्टर का सिंबल क्या है? देखिए, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी की वजह से हम ये मान के चले कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े रास्ते में चलते हैं, कोलाइड करते हुए चलते हैं। तो हम बहुत सिंपल भाषा में बोलें कि वो जिग जैग पाथ को फॉलो कर रहे हैं। एंड लाइकवाइज वही हमारा रेजिस्टर का या रेजिस्टेंस का सिंबल भी है। ये सिंबल रेजिस्टेंस का या रेजिस्टर का ये सिंबल है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल डिपेंड्स ऑन एन क्या चीज है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जिसको मैंने बताया था। अब जिस मटेरियल में n की वैल्यू ज्यादा होगी, जिस मटेरियल में n की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा, इट मींस कि उस मटेरियल के केस में एक गिवन क्रॉस सेक्शन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, क्योंकि n की वैल्यू काफी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में एक गिवन क्रॉस सेक्शन से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे, और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होने का मतलब ज्यादा चार्ज, ठीक है, इन ए गिवन टाइम। तो करंट उस केस में ज्यादा रहेगा, इस केस में हम कह देंगे रेजिस्टेंस कम हो गई है। तो जिस कंडक्टिंग मटेरियल में n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, गिवन क्रॉस सेक्शन से उतने इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, और जिसकी वजह से वहां पे करंट उतना ही ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस उतनी ही कम। एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं भी n की वैल्यू कॉपर में काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ आयरन, तो हम कॉपर को एक बेटर कंडक्टिंग मेटल मान के चलते हैं, उसकी रेजिस्टेंस कम एज कंपेयर टू दैट ऑफ द आयरन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्लास खत्म करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे, और वो है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर और वेक्टर। तो जैसे कि भी कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे भी, एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन वो माना जाता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। इट मींस कि इलेक्ट्रिक करंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, बट इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। रीजन इसका क्या है, इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। इलेक्ट्रिक करंट में दो आंसर दूंगा। इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, तो इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर। एक तरीका तो उसका आपने ऐसे बताया। दूसरा तरीका और समझिए, जैसे कि मालूम मेरे पास एक वायर ये है और एक वायर मेरे पास ये है, दोनों के बीच में एंगल आप देख रहे हो 90 डिग्री का है। मान लीजिए कि इसमें ये 3 एम्पियर का करंट है, इसमें 4 एम्पियर का करंट है, तो दोनों वायर यहाँ पे जाके मिलती हैं और ये 3 एम्पियर का करंट 4 एम्पियर करंट इस वायर में जोड़कर हो जाता है 7 एम्पियर का करंट। तो हम देख रहे हैं कि दो करंट्स को ऐड करने के लिए हमने ऑर्डिनरी अलजेब्रिक रूल का इस्तेमाल किया। अदरवाइज स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज राइट एंगल पर होती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो दोनों के स्क्वायर्स का सम के बराबर आता है, जो कि 25 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 5। बट ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिक के केस में, दोनों वायर राइट एंगल पर होने के बावजूद भी इसमें जो करंट है वो 7 एम्पियर है।
नॉट 5 एम्पियर। तो क्योंकि दो इलेक्ट्रिक करंट को ऐड करने में हम ऑर्डिनरी अलजेब्रिक रूल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए डायरेक्शन के बावजूद भी इसको हम स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। और एक चीज और समझिए, मान लो यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट है, तो और मैं एक दूसरा तरीका और दिखाता हूँ। ये जैसे ये लिया, फिर से 90 डिग्री का एंगल है, यहां से आया 4 एम्पियर का करंट, 4 एम्पियर में से 1 एम्पियर यहां चला गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 3 एम्पियर का। तो करंट को सब्ट्रैक्ट करने में भी हमने ऑर्डिनरी अलजेब्रिक रूल का इस्तेमाल किया है। तो क्योंकि दो करंट्स को ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, उनके बीच का जो एंगल है, वायर्स के बीच का एंगल, वो बिल्कुल भी उसका कोई रोल नहीं है, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एंड स्केलर क्वांटिटी। अच्छा स्टूडेंट, अगर कोई पूछे भी इलेक्ट्रिक एंड स्केलर या वेक्टर, तो आप कहोगे स्केलर। लेकिन अगर कोई पलट के पूछे कि इलेक्ट्रिक एंड स्केलर है या टेंसर, फिर हमारा आंसर यहां से चेंज होकर टेंसर आएगा। टेंसर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो ना तो पूरी तरह से स्केलर होती है और ना ही पूरी तरह से वेक्टर होती है। इनमें कुछ डिग्री वेक्टर की होती है, कुछ डिग्री इसमें स्केलर की होती है। अब इलेक्ट्रिक करंट में एक डायरेक्शन है, तो उसमें कुछ हद तक वेक्टर की प्रॉपर्टी हुई, बट क्योंकि दो करंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में हमें डायरेक्शन का यूज नहीं करना, ऑर्डिनरी अलजेब्रिक रूल का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑन दैट बेसिस स्केलर हुआ। तो स्केलर और टेंसर में इसको टेंसर कहना प्रीफर करेंगे, स्केलर वेक्टर में इसको हम स्केलर कहना पसंद करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी यूजफुल है सब कुछ। ये बोर्ड की पूरी तैयारी आपकी यहाँ पे हो रही है, हर टॉपिक आपको यहाँ पे कवर हो रहा है, प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी यहाँ पर मिल रही है। थैंक यू।